सबसे पहले देहरादून की खबर हम आपको बताएंगे, जहां पर उत्तराखंड वन विभाग ने आने वाले फायर सीजन को देखते हुए तैयारी को परखने के लिए प्रदेश लेवल पर फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया। पहली बार यह अभ्यास 41 जगहों पर सभी वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में किया गया। इस मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन, राजस्व, पुलिस, संचार, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग समेत कई अन्य विभागों ने भाग लिया। साथ ही वन पंचायत, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियां, महिला युवा मंगल दल और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की। जैसा कि आपको पता है कि वन क्षेत्रों में अग्नि की घटनाएं जो ग्रीष्मकाल में होती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है वन विभाग के लिए। उसको डील करने के लिए हमारी तंत्र है, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस हो, रेस्पॉन्स की सिस्टम हो, उसको जांच परखने के लिए, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध कराने के लिए हमने ये अभ्यास डिवीजन वार हर साल करते हैं। परंतु स्टेट लेवल में पहली बार वन विभाग, वन मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार की एक मॉक ड्रिल। उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने मछली मार्केट रोड स्थित गंगवार जनसेवा केंद्र पर छापेमारी करके फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस दौरान आरोपी चेतन कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो कि जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्र तैयार कर रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी PIXCL पिक्सल लैब ऐप का इस्तेमाल करके फोटो, नाम और पते में हेरफेर करता था और इन दस्तावेजों का उपयोग सिडुकल क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी पाने के लिए किया जाता था। मौके से 40 फर्जी आधार कार्ड, 53 पैन कार्ड, कुटरचित अंक तालिकाएं, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, बायोमेट्रिक स्कैनर और मोबाइल फोन बरामद किए गए। देखिए 17 फरवरी को हमें एक सूचना के माध्यम से प्राप्त हुई, जिस सूचना के आधार पर एसटीएफ कुमाऊं की तथा थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने गंगवार जनसेवा केंद्र के आड़ में एक सीएससी सेंटर के आड़ में फर्जी दस्तावेज बनाने का एक कारोबार चल रहा था, जिसका पर्दाफाश करते हुए वहाँ पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी में काफी भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड तथा फर्जी पैन कार्ड और फर्जी अंक तालिकाएं बरामद हुई है तथा कुछ डिजिटल प्रतियां भी इसमें बरामद हुई है और भी कंप्यूटर सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स जो है कीबोर्ड वगैरह, माउस और ये सारी चीजें बरामद हुई है। एक पोको कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एक अभियुक्त जिसका नाम चेतन कुमार है, उम्र 21 साल है, ये थाना पटवाई जिला रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसको अरेस्ट किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे कार्रवाई चल रही है। इन जो फर्जी दस्तावेज जो ये बना रहा था, इसका यूज करके ये संज्ञान में आया कि सिडकुल में काफी जगह पे नौकरी भी देने का इनका काम चल रहा था। तो इसमें वेरिफिकेशन ड्राइव हम लोग करेंगे और जो इस तरीके से फर्जी कागजातों का यूज करके नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की कोशिश में है। और चलिए अब आपको सीधा चंपावत ले चलते हैं, जहां पर सरस कार्बेट महोत्सव चल रहा है और वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और चंपावत जनपद में अपार संभावनाएं हैं। चंपावत हमारे एक ही जनपद में पूरे उत्तराखंड का जो हमारा भौगोलिक परिदृश्य है, वो अगर कोई जनपद प्रस्तुत करता है, कोई एक जनपद प्रस्तुत करता है, तो वो हमारा चंपावत जनपद है। जहां पर मैं तराई भावर की बात करूं तो टनकपुर बनबसा का क्षेत्र तराई भावर आ जाता है, बस्तिया थोड़ा सा और ऊंचा हो जाता है। उसके बाद हमारा अमोड़ी से लेकर चंपावत और लोहाघाट तक अनेक प्रकार का जो हमारा, चाहे हिम आच्छादित हो, पर्वतों से आच्छादित हो, शीत से आच्छादित हो, या हमारे फल पेड़, फल फूल, अनेक प्रकार के हमारे उद्यान, अनेक प्रकार के देव स्थल, पंचेश्वर से लेकर हमारा बूम और शारदा मैया का क्षेत्र, माँ बाराही का क्षेत्र, हमारा रीठा साहब इसी जनपद में विराजमान है। बयानधुरा बाबा यहीं है, माँ बाराही की कृपा यहीं मिलती है, रणकुची मैया का यहीं स्थान है, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का स्थान यहीं है, डिप्टेश्वर महादेव, गोलजू महाराज, पूर्णागिरी मैया, इतने देव स्थान हैं कि सच में देवों की कृपा से आच्छादित कोई जनपद है पूरे राज्य का
तो मैं समझता हूं कि एक चंपावत जनपद भी उन जनपदों में से प्रमुख है, प्रमुख स्थान है। इसलिए भाइयों बहनों, हमने इसको पर्यटन के मानचित्र में स्थापित हो, इसलिए हमने एक कॉर्बेट महोत्सव का आयोजन किया है। और जिम कॉर्बेट और उनकी कहानियां पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं और उन्हीं के आत्मकथाओं के माध्यम से चंपावत, लोहाघाट क्षेत्र वैश्विक स्तर पर वन्य जीव प्रेमियों के लिए, वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स लवर्स के लिए पहचान बना सका है, एक अलग प्रकार की पहचान बना सका है। 1907 में चंपावत क्षेत्र में कुख्यात आदमखोर बाघिन का अंत कर उन्होंने न केवल सैकड़ों लोगों की जान बचाई, बल्कि आगे चलकर वन्य जीव संरक्षण की प्रेरणा भी दी उन्होंने। यही कारण है कि यह क्षेत्र आज भी साहस के लिए, इतिहास और प्रकृति प्रेम का अद्भुत केंद्र माना जाता है। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार की गतिविधियों से, इस प्रकार के आयोजनों से, सरस कॉर्बेट जैसे महोत्सव के माध्यम से हमारे युवाओं को अनेक अवसर आजीविका के मिलने वाले हैं, अनेक अवसर रोजगार के मिलेंगे, अनेक अवसर हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें जो हमारे उत्पाद बनाती है उनको अनेक अवसर मिलेंगे, स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन बनेंगे। इसके साथ ही मधुबनी, चित्रकला एवं आधुनिक कला कार्यशालाएं, क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, लोक संस्कृति कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएं जैसे विविध आयोजन इस महोत्सव को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, महोत्सव के अंतर्गत खाद्य उत्सव जो हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सुपर फूड जिसको आज कह रहे हैं, मिलेट्स, जिसमें तमाम प्रकार से डॉक्टर भी कह रहे हैं और पौष्टिकता की दृष्टि से भी जो भरा हुआ है, उसको भी एक और पहचान, सशक्त पहचान उसकी बनेगी। और हमारे जो पारंपरिक व्यंजन हैं, खाने की तो बात ही क्या है। जब भी हम अपने खानों की बात करते हैं तो इसकी बात करते ही मुंह में पानी आने लगता है, उसका स्वाद ही ऐसा है। इन सभी को व्यापक पहचान इस महोत्सव के माध्यम से मिलेगी और स्थानीय उत्पादों और व्यंजनों का ये अद्भुत संगम न केवल हमारी खाद्य संस्कृति के बारे में नई पीढ़ी को बताएगा। और चलिए अब बात टनकपुर की करेंगे। राज्य सरकार के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत मंगलवार को टनकपुर के गांधी मैदान में बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला अधिकारी मनीष कुमार ने की, जहां पर प्रशासनिक अमला सीधे जनता के बीच में पहुंचा और पेंशन, राशन कार्ड, आधार संशोधन, किसान पेंशन सत्यापन सहित विभिन्न समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पूर्ति और नगरपालिका समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाकर के योजनाओं की जानकारियां दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर लाभान्वित भी किया। जन सुनवाई के दौरान 92 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 48 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 35 पात्र व्यक्तियों का किसान पेंशन सत्यापन भी स्थल पर पूर्ण किया गया। बाकी मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। लगातार पूरे जनपद में चल रहा है और इसी की हम लोग आखिरी कड़ी में अभी हैं। आज ये जो है, आज हमारा ये नगरीय क्षेत्र में तीसरा कार्यक्रम है जो हम लोग कर रहे हैं। पार्टी में कार्यक्रम हो गया, इसके बाद हम लोगों ने लोहाघाट में किया, चंपावत में किया, आज हमारा यहाँ टनकपुर में है। तो हम लोग अब अंतिम चरण में है जन जन की सरकार कार्यक्रम में, और प्रत्येक शिविर में जो हमारी सम्मानित जनता है उनकी व्यापक जन सहभागिता इसमें रही है और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जितनी भी समस्याएं आई हैं उनको बहुत ही गहनता से सुना गया है और उसके निस्तारण के लिए, समय के निस्तारण के लिए सभी जितने भी हमारी टीम है, जनपद प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्देश है। और अब बात उत्तराखंड की दूसरी खबर की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में आयोजित प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सह प्रभारी संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं,
संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर पदाधिकारियों के साथ में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में सशक्त समन्वय ही सुशासन की आधारशिला है और पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने जन समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए लगातार संवाद और फीडबैक की आवश्यकता भी बताई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों के सुझाव सुने और संगठन की मजबूती के लिए समर्पण, अनुशासन और टीम भावना के साथ में काम करने का आह्वान भी किया। तो जन समस्याओं के तुरंत समाधान पर फोकस यहां पर किया जाता है और मुख्यमंत्री खुद पदाधिकारियों के साथ में संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और अब बात देहरादून की। देहरादून जिला न्यायालय को आज सुबह करीब 11 बजे धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें न्यायालय को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। मेल कथित तौर पर पाकिस्तान और LTTE के नाम से भेजा गया। इससे पहले नैनीताल, काशीपुर, हल्द्वानी, टिहरी, उत्तरकाशी और रामनगर के न्यायालय को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे। धमकी मिलने के बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया और अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में दहशत का माहौल रहा। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे परिसर में लगातार तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल ही बार काउंसिल के चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव के समय इस तरह की धमकी भरे ईमेल आने से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। तो सुबह 11 बजे धमकी भरा ईमेल आता है और न्यायालय को बम से उड़ाने की चेतावनी दी जाती है। देखिए, आज प्रातः जिला जज कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ कोई मेल आया है जिसमें कि जो हमारा जो जिला जज का परिसर उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आप भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया है और जो कॉशन टेप लगा के सभी को बाहर करके कॉर्डन कर लिया गया है। दोनों गेट हमारे बंद कर दिए गए हैं। बाहर ट्रैफिक के लिए भी हमारे ड्यूटी लगा दी गई और साथ ही साथ अंदर सर्च के लिए हमारा जो BDS की टीम है, हमारी डॉग स्क्वाड है और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ पहने हमारे जो जवान हैं मैस लाके वो हमारी टीम लगा दी गई है, जो कि पूरा बेसमेंट से लेके पूरा ऊपर तक का पूरा अभी कैंपस। और चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। थाना बसंत विहार पुलिस ने गुमशुदा युवक दिगंबर धीमान हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी 2026 को शास्त्री नगर के रहने वाले संतराम धीमान ने अपने 28 साल के बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो कि 9 फरवरी को कोर्ट में पेशी के बाद में घर नहीं लौटा था। जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि दिगंबर के कुछ साथी भी उसी रात से लापता थे। मोबाइल, CDR विश्लेषण और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध टैक्सी चालक राजनंदन के रहने वाले न्यू पटेल नगर को हिरासत में लेकर के पूछताछ की है। तो वही पूछताछ में टैक्सी चालक ने खुलासा किया कि 9 फरवरी की रात दिगंबर के साथियों ने उसके शव को कंबल में लपेटकर उसकी स्विफ्ट डिजायर टैक्सी से चिड़ियापुर के जंगल में ले जाकर रेत में दबा दिया था। 11 फरवरी की साय को श्री संतराम धीमान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि 9 तारीख की साय को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे उनमें से एक के द्वारा इनको गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को और फिर एक बॉडी इनके द्वारा जो है 2-3 दोस्तों के साथ किसी अन्य जनपद में। दिनेशपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर पारिवारिक कलह ने एक वृद्ध महिला की जान ले ली। एक कलयुगी बहू ने मामूली विवाद के बाद अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर पति और सास पर जानलेवा हमला बोल दिया। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी बहू समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है।
घटना दिनेशपुर की है, जहां पर रिश्तों का कत्ल कर देने वाली इस वारदात ने सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक प्रसेनजीत शाह का विवाह 4 साल पहले काशीपुर की रहने वाली सुरभि से हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही घर में आए दिन विवाद होता रहता था, लेकिन कल रात इस विवाद ने खूनी रूप ले लिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ते हिंसक व्यवहार और बिखरते रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बाद अचानक से आए मेरे ऊपर 4-5 लोगों ने हमला किया। हाँ, और जब हमला किया तो मेरे को उस टाइम तो अचंभव हो गया, क्या हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद 2-3 बार मेरे सिर में मारा। उसके बाद मेरे को उसके बाद पता ही नहीं, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को पकड़ रखा था और मेरे से मारपीट हो रही थी। उसके बाद अचानक से आए। ये देखिए, सोनू उर्फ प्रसन्नजीत, जहाँ पर आप खड़े हैं, ये इनका घर है, ये सामने इनकी दुकान है। इनका कहना है कि इसका ससुराल काशीपुर में है। इनकी घरवाले के साथ एक बच्चे को लेके इनके शाम के टाइम कहासुनी हो गई थी। तो ये और दिन ऊपर वाले 2 मंजिले में सोते हैं, तो कल रात ये नीचे अपनी माँ के बगल वाला कमरे पर आके सोया था। इसका कहना है कि इसकी घरवाली ने अपने मायके वालों को बुलाया और इनके साथ मारपीट की, और जिसमें इसको चोट भी लगी है। इनका आरोप ये भी है कि मारपीट से इनकी मदर को चोट आई। हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसको दौरान इलाज डेथ घोषित किया है। तहरीर आ गई है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और अब बात मसूरी की। कैंपटी स्टैंड के निकट हाल ही में खुदाई के दौरान यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने यातायात को डाइवर्ट किया। वर्तमान में वाहनों को हरनाम सिंह मार्ग से 0 पॉइंट की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में टैक्सी और अन्य वाहन खड़े होने से लगातार जाम के हालात बने हैं। इस मार्ग पर कई प्रमुख विद्यालय मौजूद है, जिससे छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी और कैंपटी फॉल जाने वाले पर्यटकों को भी इसी मार्ग से भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण में 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में वहां के नागरिकों और पर्यटकों को रोजाना जाम से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा इसमें काम कराया गया और सड़क थोड़ी बहुत चौड़ी भी हुई है, परंतु जो यहाँ की मसूरी की टैक्सी है, जो टैक्सी वाले हैं, इन्होंने इतनी अति मचा रखी है कि इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। इस मार्ग पर साइड में ये गाड़ियां लगा के चले जाते हैं और हफ्ता हफ्ता तक यहाँ पर ये टैक्सी ड्राइवर नहीं आते। और कई बार हमने पुलिस प्रशासन से भी शिकायत करी, शिकायत कर करके भी हम थक गए, क्योंकि ऊपर जितने स्थानीय निवासी हैं वो भी बहुत परेशान हैं। सुबह यही रोड से